हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन ऑथर के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक ऐसे पोइट हैं जिनकी पोइट्री बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से डीप फिलोसफिकल और बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। वो हमें मजबूर कर देती है कि हम उनकी जो लाइंस हैं उनमें बिल्कुल ही जो है डूब जाए। वी लॉस्ट इन हिज लाइन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपनी पोएम से को ये लिखते हैं। अगर आपने इनकी पोएम्स द रोड नॉट टेकन या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग पढ़ी है तो आप ऑलरेडी इनकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। बट हम उन्हें सिर्फ एक पोएट नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें एक पर्सनालिटी की तरह देखेंगे, एक फिलॉसफी और एक लेगेसी के रूप में समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कवर द मैन behind the legendary verses. We are going to explore his greatest literary masterpieces and hidden themes. And in the end, we are going to test our knowledge with essential exam focused MCQs. ठीक है, तो we are talking about master of American poetry. A comprehensive biography will cover in this video, his major works and of course the literary themes. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. Let's dive into Robert Frost poetry and his theme. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू माई चैनल। अभी तक हम अपने इस सीरीज़ में बहुत सारे राइटर्स को कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दोज राइटर्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो रिलेटेड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अर्ली लाइफ एंड जियोग्राफिक शिफ्ट से मेरा क्या मतलब है। चलिए बात करते हैं। अर्ली लाइफ में आता है कि इनका जो जन्म है वो मार्च 26, 1874 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, देखिए ये डेट ऑफ बर्थ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम किसी भी राइटर का लाइफ स्केच प्रिपेयर कर रहे हैं या उसकी बायोग्राफी के बारे में जान रहे हैं, उस तक ये रिलेटेड है, बल्कि ये हमें बताता है कि राइटर जो है वो किस पर्टिकुलर पीरियड या जनरेशन से बिलोंग करता है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या एज की वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि इनकी राइटिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम मॉडर्न राइटर्स की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत हद तक जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया था। और उसके ऑपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करेंगे विक्टोरियन एज की, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉरलिटी पे मतलब जो है फोकस किया गया है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर मैं और बताऊं तो ये जो थे, तो ही वॉज जो है मूव टू न्यू इंग्लैंड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अपने पापा की, इनके फादर की डेथ के बाद जो है ये न्यू इंग्लैंड मूव कर गए थे। ये एक ऐसा रीजन था दैट परमानेंटली शेप्ड हिज पोएटिक आइडेंटिटी। इस इस मूवमेंट की वजह से, शिफ्ट की वजह से जो है इनकी पोइट्री काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई थी। कैसे इफ़ेक्ट हुई थी? इनकी पोइट्री जो है इट बिकम द आइडेंटिटी ऑफ फ्यू थीम्स जो इन्होंने अपने आसपास देखे हैं न्यू इंग्लैंड में, एंड दैट इज़ वुड्स। अगर आप इनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा वुड्स, दैट मीन्स फॉरेस्ट, फार्म्स एंड ऑफ कोर्स नेचर। एंड वन मोर थीम इज रिलेटेड टू हिम इज आइसोलेशन। ठीक है, ये आपको थीम्स इनकी पोइट्री में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करते हैं, ही एनरोल्ड द बोथ डार्टमाउथ कॉलेज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन दोनों में इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि उन्होंने उसे अटेंड नहीं किया, डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की। फिर भी लेटर उन्हें 40 ऑनररी डिग्री मिली है। और आयरॉनिक है ना ये, इजंट इट? बट दिस इज़ ट्रू। ही नेवर अर्न अ फॉर्मल अंडर ग्रेजुएट डिग्री। मतलब जो मेथड है फॉर एवरीवन कि हमें कॉलेज जाना होता है, अटेंड करना होता है, देन विल गेट द डिग्री, पर उन्होंने कोई भी ऐसा अंडर ग्रेजुएट, कोई भी ऐसा जो फॉर्मल है, फॉर्मल प्रोसीजर है, वो कंप्लीट नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ दैट ही गॉट ऑलमोस्ट 40 ऑनररी डिग्री, 40 ऑनररी डिग्री जो है मिली है। चलिए आगे देखते हैं। A legacy of unprecedented recognition।
चलिए इनके अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। फ्रस्ट सिर्फ एक पोइट नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए थे। इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक ऐसा भंडार ज्ञान का, एक नॉलेज का ऐसा भंडार जिनके पास रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर और आप कह सकते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बहुत सारी जो है नॉलेज थी। उन्होंने 4 पुलिट्जर प्राइज़ जीते हैं। आपको यहाँ मेंशन कर दूँ मैं कि ही वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड अ लाइफ टाइम फेलोशिप टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन 1921। ये पहले ऐसे थे जिन्हें लाइफ टाइम की फेलोशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाने की। कब? विच ईयर? 1921। और ये ऐसे राइटर थे जिन्हें बिना ही डिग्री किए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, अपना फॉर्मल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, उसके बावजूद जो है इन्हें 40 जो है ऑनररी डिग्री से इन्हें जो है नवाजा गया है फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, इवन कैम्ब्रिज। ठीक है, इन सारे कॉलेजेस से इन्हें 40 ऑनररी डिग्रीज मिली हैं। और इन्हें दो जो है टू ही होल्ड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली पर्सन टू रिसीव 2 ऑनररी डिग्री फ्रॉम डार्टमाउथ। 2 डिग्रीज इन्हें डार्टमाउथ से भी मिली है। एंड ही वॉज द फर्स्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर हु गॉट 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज पोइट्री, जिसमें इनकी पोइट्री आती है न्यू हैम्पशायर, अ विटनेस ट्री। ठीक है, तो ये पोएम्स ज़रूर याद कर लीजिएगा अबाउट हिज पुलिट्जर प्राइज, फॉर विच पोएम्स he got the 4 Pulitzer Prize. तो इट इज़ न्यू हैम्पशायर एंड अ विटनेस ट्री। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था कि 1961 में वो ऐसे पहले पोएट थे जिन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन में पोएम को रीड किया, मतलब अपनी ही लिखी पोएम को रीड किया। और वो पोएम गिफ्ट आउटराइट थी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दैट वाज इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू हिज बायोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ट्रम्प, ट्रेजेडीज एंड टुलाइट। अब जैसे कि हम बाकी बायोग्राफीज में बात कर रहे हैं कि एवरी राइटर इज एक्चुअली गो थ्रू विद लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, मतलब बहुत सफरिंग उनकी लाइफ में रहती है। इनकी लाइफ में भी रही है। उनकी लाइफ जो है एक सक्सेस स्टोरी ही नहीं है, उन्होंने बहुत सारे पर्सनल ट्रेजेडीज फेस की हैं, स्पेशली उनकी वाइफ एलिनोर की डेथ। तो एंड्योर द सीवियर पर्सनल सॉरो, उनका क्या था कि हिज वाइफ बैटल डीप डिप्रेशन। इनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर, मतलब बहुत ही डीप डिप्रेशन से फाइट कर रही थी। एंड विच डेवलप, जो डिप्रेशन था उसकी वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था इन 1937 में। और शी पास्ड अवे इन 1938, और अगले ही साल जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक झटका, मतलब आप उनकी लाइफ में बहुत बड़ा दुख आप कह सकते हो। देन ही परचेज 5 acre विंटर रिट्रीट इन साउथ मियामी 1940, नेमिंग पेंसिल पाइन्स। उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक जो है 5 एकड़ का विंटर रिट्रीट खरीदा था इन साउथ मियामी में इन 1940, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेंसिल पाइन्स। नाम याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपके। देन ही डाइड ऑन जनवरी 29, 29 जनवरी 1963 में बोस्टन में जो है इनकी डेथ हो गई थी, बोस्टन मैसेचुसेट्स में, फ्रॉम प्रोस्टेट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन। एक प्रोस्टेट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज वरीड एट द ओल्ड बेनिंगटन सीमेंट्री इन वर्मंट। इन्हें जो है ओल्ड बेनिंगटन में दफनाया गया था, वहाँ पे इनकी ग्रेव है। ठीक है, तो उनका जो एक एपिटाफ है, ये एक याद रखने वाली बात है कि एपिटाफ क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, फ्रॉम हिज पोएम। ये इनकी एक पोएम है जो 1942 में लिखी गई थी, द लेसन फॉर टुडे, द लेसन फॉर टुडे। और इसमें टुडे रीडिंग एंड द लाइन्स फॉर आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। और इन लाइन्स का मतलब है कि दुनिया से प्यार भी था और कॉन्फ्लिक्ट भी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एज्ड इन अमेरिकन हिस्ट्री। एज्ड का मतलब होता है टू कट और कार्व टू मेक अ डिज़ाइन, या टू जैसे कि हम कोई ग्लास पे कार्विंग करते हैं या वुड पे कार्विंग करते हैं, दैट इज़ एज्ड। तो ही एज्ड इन अमेरिकन हिस्ट्री एक्चुअली। तो व्हाट इज़ इन देयर, 1960 से 1930 तक ही वॉज इलेक्टेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द अमेरिकन अकेडमी। इस दृश्य में जो है 1916 टू 1930 इन्हें इलेक्ट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर के लिए, और बाद में इन्हें अमेरिकन अकेडमी के लिए भी इलेक्ट किया गया था।
In 1960, he was awarded the United States Congressional Gold Medal for enriching the culture of the US and the philosophy of the world. तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला था फ्रॉम यूएस, मतलब स्टेट से कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जिसे बोलेंगे हम। क्योंकि इन्होंने जो है कल्चर, यूएस के जो कल्चर है और जो फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड है उसको एनरिच कर लिया था। 1961 में वर्मोंट ऑफिशियली द नेम्ड पोएट लॉरेट फॉर वर्मोंट ऑन जुलाई 22। 1961 में वर्मोंट में इन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था द पोएट लॉरेट इन जुलाई 22। और लास्ट में 1961 में वॉशिंगटन डीसी इनकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट, ही बिकम द फर्स्ट पोएट टू रीड एट अ यूएस प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन। एक यूएस प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन में इन्हें इनवाइट किया गया था। इन्हें इनवाइट किया था JF कैनेडी ने, और इन्होंने उनके सामने जो है एक पोएम, अपनी ही पोएम रिसाइट की थी, द गिफ्ट आउटराइट। तो ऑन द सरफेस सिंपल लैंग्वेज में जो है हम इनकी मैजिक और रियलिज्म की बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं अचीव किए हैं, बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स रहे हैं आफ्टर द स्ट्रगल। जैसे मैंने बताया कि ही वॉज ऑल्सो हैविंग द स्ट्रगल इन हिज लाइफ, एंड आफ्टर दैट बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्क, उनके हार्ड वर्क की वजह से और उनके वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से, उनकी पोइट्रीज़ की वजह से ही गॉट दीज अचीवमेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप इनको भूलिएगा मत, आप इनके ईयर्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि UGC नेट में जो है इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो दैट इज़ द ईयर 1916 to 30 तक का जो है ही वॉज इलेक्टेड एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स and later American Academy. 1960 won the Congressional Gold Medal. 1961 became the Poet Laureate of Vermont, and 1961 same year he was called by the President of US in White House, JF Kennedy, जहाँ पर उन्होंने अपनी गिफ्ट आउटराइट पोएम रिसाइट की थी बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट ड्यूअलिटी, स्टाइल एंड सब्सटेंसेस। अब ये क्या है? ये इनका रियल मैजिक है, जो कि बताता है कि फर्स्ट की जो पोइट्री है वो रियल मैजिक की तरह है। मतलब उनकी जो पोइट्री है उसमें रियलिज्म तो है ही, रियलिटी और नेचर से कनेक्टेड तो है ही, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग द मैजिक। बट इनकी जो पोइट्री है वो एक्चुअली हम डिवाइड कर सकते हैं दो सरफेसेस पे, मतलब दो फेसेस में। द सरफेस पार्ट विच इज़ हैविंग द सिंप्लिसिटी एंड द डीप पार्ट विच इज़ डार्क अंडरटोन्स। ठीक है, ये क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनकी जो सिंपल पोइट्री है दैट इज़ वेरी कॉलोक्यूल। कॉलोक्यूल का मतलब होता है जो एवरीडे की जो लैंग्वेज होती है, जिसे हम लोग बोली कहते हैं, उसमें लिखी गई है। यानी कि इनके वर्ड्स इतने सिंपल हैं कि मुझे लगता है अगर कोई भी पर्सन इंग्लिश के वर्ड से फेमिलियर है दे कैन अंडरस्टैंड। एंड इनकी जो पोइट्री है रिलेटेड टू एवरीडे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, जो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा उसका जो मीनिंग है, अगर आप उन वर्ड्स के मीनिंग को देखेंगे दैट इज़ हैविंग द डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, एंड ड्यूटी एंड लाइफ एंड डेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्दो इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, रोज़मर्रा वाली जो भाषा होती है वो भाषा है, लेकिन वो मतलब जो वो पोएम्स की लाइंस हैं वो पॉजेस करती हैं आइसोलेशन के थीम को, ड्यूटी के थीम को, लाइफ एंड डेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी के थीम को जो है पॉजेस करती हैं। सिंपल सरफेस में इनका ये भी आता है कि इनकी जो पोइट्री है विच इज़ वेरी विविड एक्सेसिबल डिपिक्शन ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड फार्म लाइफ, मतलब जो कि दिखाती है बहुत ही विविड एक्सेसिबल डिपिक्शन, मतलब कि जिससे आप इमेजिन कर पाओगे जो न्यू इंग्लैंड की फार्म लाइफ है उसको। और उसका डार्क अंडरटोन क्या होगा, बट इट इज़ वेरी हैवी ऑफ आयरनी, यानी कि उन्हीं लाइन्स में आपको आयरनी, एम्बिगिटी का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं, एंड एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आपको जो है देखने को मिलेगी। सिंपल सरफेस में एक चीज़ और आती है, रीड्स लाइक इनका जो है वाइजर नेबर टेलिंग स्टोरीज, ऐसे करके वाइजर नेबर टेलिंग स्टोरीज करके जो है सेंटेंसेस दिए होंगे जो कि समझना आसान है। और कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन ब्लाइंड ह्यूमन ट्रेडिशन, जबकि इनकी जो यही लाइन्स हैं वो एक क्वेश्चन रेज कर रही हैं रिगार्डिंग द ब्लाइंड ह्यूमन ट्रेडिशन, जो हम ब्लाइंड ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली फॉलो करते चले आ रहे हैं उसको। तो कह सकते हैं
कि सरफेस में इनकी लैंग्वेज रूरल लाइफ एक फ्रेंडली स्टोरी टेलर जैसी होती है, लेकिन डीपर लेवल पे थीम्स ऑफ आइसोलेशन, डेथ, ड्यूटी, चॉइसेस और अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। यही ड्युअलिटी उन्हें स्पेशल बनाती है, जो कि ईजी टू रीड है बट डिफ़िकल्टी है टू फुल्ली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्युअलिटी ऑफ हिज पोएट्री वर्क। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डिफाइनिंग कलेक्शन द अर्ली एरा। अब इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इनके मेजर वर्क्स की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस जो है स्लाइड को अच्छे से समझिएगा। 1930 द बॉयज़ विल, 1914 नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, 1916 माउंटेन मार्वल, 1923 द न्यू हैम्पशायर, 1928 वेस्ट रनिंग ब्रूक। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। इनको तो आप बिल्कुल रट लीजिए, आपकी टंग टिप पे होने चाहिए ये वाले वर्क्स। इनके अर्ली एरा के वर्क्स हैं ये। चलिए इनके सभी वर्क्स को जो है हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1930 में अ बॉयज़ विल। ये इनका एक डेब्यू कलेक्शन था, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ हिज पब्लिश्ड पोएटिक कैरियर, जो कि ये बताता है कि इनका जो इनका पोएटिक कैरियर है वो एक्चुअली यहीं से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। द नॉर्थ ऑफ बोस्टन, नोन वाइडली एज अ फर्स्ट बुक ऑफ पीपल। इसको जो है हम बुक ऑफ पीपल मतलब ये बहुत ये पॉपुलर है अमंग द पीपल दैट इट्स अ बुक ऑफ पीपल फीचरिंग द नैरेटिंग मास्टरपीस, जिसमें इन्होंने जो है नैरेटिंग मास्टरपीस लाइक मेंडिंग वॉल, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन जैसी पोएम्स को लिखा है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मेंडिंग वॉल एंड द डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन जो ये पोएम्स हैं वो किस बुक से रिलेटेड है या किस कलेक्शन में आती हैं, तो दैट इज़ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। या क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन को कब पब्लिश किया गया था, तो इट वॉज जस्ट आफ्टर द बॉयज़ विल 1914। अगर आपको तब भी याद ना रहे तो आप याद रखिएगा कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, तब इनका जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन को वाइडली किस नाम से जाना जाता था, तो दैट इज़ बुक ऑफ पीपल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्क है इनका 1916 का माउंटेन इंटरवल। ये कलेक्शन जो था इट्स अनपैरेलल्ड क्लासिक्स इंक्लूडिंग द रोड नॉट टेकन एंड बर्चेस। मतलब इनकी ये जो वर्क है माउंटेन इंटरवल, ये पैरेलल नहीं था किसी भी वर्क से, लेकिन इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस पोएम्स जो थी द रोड नॉट टेकन एंड बर्चेस इंक्लूडेड थी। नोटेबल फॉर द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोएम लिस्टेड इन द इंडेक्स। और ये वो नोटेबल पोएम है जो कि इंडेक्स में लिस्टेड है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोएम्स हैं, बट दीज वर द मोस्ट पॉपुलर अमंग द वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड में कैसे पॉपुलर है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे जो मतलब CBSE का सिलेबस है उसमें भी ये पोएम जो है गिवन है। इस पोएम के बारे में एक बात और बता दूं, वैसे तो इस पोएम के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, और इफ़ पॉसिबल आई विल ब्रिंग द पोएम एंड आई विल गिव यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो ये जो पोएम है ना, द रोड नॉट टेकन, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको मोटिवेशनल पोएम समझते हैं, लेकिन इस पोएम के पीछे जो है एक बहुत ही आयरनिकल सिचुएशन है। वो ये है कि ये तो जो पोएम थी वो इन्होंने लिखी थी अपने एक फ्रेंड के लिए, जो कि ये शो करती है कि चॉइस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और रिग्रेट के बारे में, मतलब जो रिग्रेट हम करते हैं उस चीज़ को डिस्प्ले करती है। लेकिन अब जो ये पोएम है लोग इसे एज अ मोटिवेशन लेते हैं दैट वी हैव अ टू रोड्स एंड वी हैव टू चूज़ वन। ठीक है, और एक और जो पोएम इनकी है द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग, जो कि हमें देखने को मिलेगी हमारे नेक्स्ट कलेक्शन 1923 का न्यू हैम्पशायर में। और आपको बता दूं मैं कि ये जो पोएम है ना वो पब्लिश हुई थी, तो इट वाज अवॉर्डेड, इट हैज़ गॉट द अवार्ड ऑफ पुलिट्जर प्राइज़। इस पोएम के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था। और इस बुक में न्यू हैम्पशायर जो कि 1923 में पब्लिश हुआ था, एक और बहुत फेमस पोएम है, द वर्ल्ड फेमस पोएम फायर इन द आइज़। बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत डीप मीनिंग पॉजेस करती है। तो यू शुड रीड recite this poem and understand the meaning. He also secured the first Pulitzer Prize, contained the stopping by woods on snowing evening and fire in the eyes. तो जो इनका वो इन्हें इन्हीं दोनों पोएम के लिए
मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कलेक्शन है 1928 का कलेक्शन, वेस्ट रनिंग ब्रुक। फर्दर established his melancholic tone containing his deep exploration of life and nature। अब जैसे जैसे फर्स्ट आगे बढ़ रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया है, इस अपनी पोइट्री को और डीप मीनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। इनकी जो ये पोएम है ना, ये कलेक्शन है 1928 का, इट वॉज हैविंग डीप melancholic टोन, और जिसमें बहुत सारा डीप एक्सप्लोरेशन है रिगार्डिंग लाइफ एंड नेचर। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे नेचर से भी और अपनी लाइफ से भी। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं और किसी भी रील्स में हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि अरे ये तो हमारी लाइफ के बारे में बात हो रही है, कुछ वैसा ही। बट ऑल यू नीड टू रीड ऑल दीज पोएम्स। बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने लिखा है, और अच्छी बात यह है कि दीज ऑल पोएम्स आर एक्चुअली रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, लेटर मास्टरपीसेस एंड ड्रामेटिक वर्क्स। चलिए इनके कुछ और वर्क्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन स्लाइड्स में जो ये कलेक्शन है उसमें बहुत सारे पोएम्स के नेम नहीं गिवन हैं, जो कि इन कलेक्शंस के अंदर ही आते हैं। जैसे कि एक और इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, दैट इज़ मेंडिंग वॉल। ठीक है, ये पोएम भी जो है इसी वर्क का कलेक्शन, मतलब इस कलेक्शन में ही आती है। एक जिसमें एक सिंपल वॉल जो है एक क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्रेडिशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाती है, जिसमें एक बहुत ही जो पॉपुलर फ्रेज भी है, आई मीन लाइन्स भी है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बट इट इज़ रियली ट्रू, आई एम सॉरी, इज इट रियली ट्रू। ठीक है, सो दिस वॉज द लाइन गिवन इन मेंडिंग वॉल। ये इनकी इस पोएम की फेमस लाइन्स हैं। नेक्स्ट इज बर्चेस। एक और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है बर्चेस, जो कि किस में आई थी, ये देखिए मैंने आपको मेंशन भी किया है। ये आपके माउंटेन एंड इंटरवल वाले जो कलेक्शन है उसमें देखने को मिलती है हमें बर्चेस। ये भी इनकी बहुत बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, जो लाइफ से थोड़ा स्केप करने का सिखाती है हमें, लेकिन एंड में हमें ये भी बताती है कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ ही बेस्ट प्लेस है जीने के लिए, ये हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ इस पोएम में बता रहे हैं। ठीक है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बर्चेस पोएम में एक पेड़ के बारे में, एक ट्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस ट्री की जो ब्रांचेस जो बेंड हो चुकी हैं, उन बेंड ब्रांचेस को बेंड करने का जो वो रीज़न है, वो उन बॉयज़ को बताते हैं जो उस पर झूला झूलते हैं, मतलब उस पर लटकते हैं। बल्कि जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। वो ये है कि उस जो जो हेवी स्नोफॉल होता है उसकी वजह से उन ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। पर यहाँ पे वो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको अलग ही तरीके से, अलग ही मतलब जो है उनका पर्सपेक्टिव रहा है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लेटर मास्टरपीसेस की तरफ एंड हिज ड्रामेटिक वर्क्स। तो इनकी लेटर पोइट्रीज़ में कौन कौन सी पोइट्रीज़ आती हैं आप यार अच्छे से याद कर लीजिए। इनकी एक पोइट्री है 1936 में पब्लिश हुई थी, अ फर्दर रेंज, जो कि इन्होंने डेडिकेट की थी अपनी वाइफ एलिनोर फ्रस्ट को। अब ये याद रखने वाली बात है कि विच पोएम ही डेडिकेटेड हिज वाइफ एलिनोर फ्रस्ट, सो दैट इज़ अ फर्दर रेंज, पब्लिश इन विच ईयर 1936। उसके अलावा इनकी एक पोएम थी 1942 में पब्लिश हुई थी, अ विटनेस ट्री। ये एक और मेजर वर्क है जिसके लिए इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था। आपको बता दूं मैं, इनका फर्स्ट पुलिट्ज़र प्राइज़ जो था वो इन्हें किसके लिए मिला था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग एंड फायर इन द आइज के लिए इन्हें पहला पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था। एंड सेकंड वाज गिवन बाय फॉर द पोएम अ विटनेस ट्री विच इज़ पब्लिश इन 1942। अब इसको ईयर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1936 में इन्होंने एक पोएम लिखी थी, अ फर्दर रेंज, जो कि इनके वाइफ को इन्होंने डेडिकेट की थी। 1942 में इनकी जो पोएम थी अ विटनेस ट्री विच वॉज अ पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग पोएम। एंड 1962 में इनका एक वर्क आया था द क्लेयरिंग। ये इनका फाइनल मेजर कलेक्शन था, जो कि पब्लिश हुआ था शॉर्टली, बहुत ही कम समय में, बिफोर हिज डेथ, क्योंकि ये मतलब बहुत बीमार थे, तो इस वजह से जो है इनका बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था। ये तो थी पोइट्रीज़। चलिए अब बात करते हैं इनके मेजर प्लेस के बारे में। यस, आई एम टेलिंग अबाउट प्लेस, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिर्फ पोइट्रीज़ नहीं बल्कि प्लेस भी लिखे हैं। इनका एक प्ले आया था 1929 में, अ वे आउट ऑफ द काउज इन द कॉर्न। ये एक 1 एक्ट प्ले है, अ वे आउट द काउज इन द कॉर्न।
ठीक है, ईयर याद रखिएगा 1929 में। तो ये जो है इनका वन एक्ट प्ले है। फिर इनका एक प्ले आता है 1945 में, अ मास्क ऑफ रीज़न। ये इनका बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स प्ले है, वर्ड्स का मतलब है पोएम में, पोएम की फॉर्म में लिखा गया है, अ मास्क ऑफ रीज़न। 1947 जब हमारा वर्ल्ड, जब हमारा इंडिया जो था आज़ाद हुआ था, तब इन्होंने एक वर्क लिखा था मास्क ऑफ मर्सी। तो इन्होंने लिखा था अ मास्क ऑफ मर्सी, which is a word drama based on biblical story of Jonah, set in the New York bookstore, जो कि एक बिब्लिकल स्टोरी है। बिब्लिकल का मतलब होता है बाइबल से रिलेटेड स्टोरी है, जो कि सेट है कहाँ, न्यूयॉर्क बुक स्टोर में। तो इन्होंने एक्चुअली दो मास्क लिखे हैं, अ मास्क ऑफ रीजन, अ मास्क ऑफ मर्सी। फर्स्ट वॉज इन 1945 एंड अनदर वॉज इन 47। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, अबाउट हिज प्ले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डीकंस्ट्रक्शन द मास्टर पीसेस पार्ट 1। चलिए हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इनके मास्टर पीसेस को, जिसमें पहला नाम आता है द रोड नॉट टेकन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1916। ठीक है, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि द रोड नॉट टेकन जो है वो किस कलेक्शन का पार्ट है। अभी मैंने ऊपर कलेक्शंस की बात की थी, तो ये किस कलेक्शन में आता है। द रोड नॉट टेकन focuses on the weight of human choices, consequences, and fate. Ironically written to tease the indecisive friend Edward Thomas, but widely misread today as purely inspirational. ये जो पोएम है ये लिखी गई थी अपने फ्रेंड को इंडिसीव करने के लिए, जो कि थे एडवर्ड थॉमस, लेकिन आज ये वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है एज ए इंस्पायरेशनल पोएम। तो चलिए नेक्स्ट पोएम है इनकी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, पब्लिश इन 1923। मुझे अभी फिर से बताइए कि ये जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग है, ये पोएम जो है किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई थी और किस कलेक्शन में आती है, मुझे आप बताइए, ठीक है। दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रास्ट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हैवी पुल ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये पोएम जो है ये ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में है और ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाती है, उनको दिखाती है कि ह्यूमन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये जो पोएम है ना, इट्स अ हाइपोनोटिक रिपीटेड लाइन, इसमें जो हाइपोनोटिक रिपीटेड लाइन है, एंड मैनी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको तो अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये लाइन किस पोएम की है। सो दीज लाइन्स फ्रॉम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग, पब्लिश इन 1923। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो लाइन्स हैं वो इंडिकेट करती हैं दैट आर ड्यूटीज़ आर अनफुलफिल्ड ड्यूटीज़ एंड इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेटिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डीकंस्ट्रक्शन द मास्टर पीसेस पार्ट 2। पहला तो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेंडिंग वॉल। अभी मैंने बताया था आपको मेंडिंग वॉल जो है, दिस पोएम इज कलेक्शन ऑफ अनदर ग्रुप। अब वो आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन से कलेक्शन में ये पोएम जो है, कौन से कलेक्शन के इंडेक्स में ये पोएम इंक्लूडेड है। दिस पोएम इज एक्सप्लोर एक्चुअली द टेंशन बिटवीन ह्यूमन कनेक्शन एंड ब्लाइंड एडेरेंस टू द ट्रेडिशन। जो हम ब्लाइंड जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं, उस पर ये क्वेश्चन रेज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, विच इज़ हैविंग द फेमस फॉर जक्सटापोजिंग द ट्रेडिशन ऑफ व्यू, जिसमें बोला जाता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स अगेंस्ट नेचर्स रिबेलियन। समटाइम्स एक और लाइन है, for against nature's rebellion, that is something there is that doesn't love a wall. Masterpieces are mending wall and birches। ये पोएम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मैं सिर्फ आपको इन पोएम्स के डिटेल के बारे में बता रही हूँ, नहीं तो इनकी लाइन्स भी पूछी जाती है, इनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। द फर्स्ट वन इज़ द मेंडिंग वॉल 1914, जो कि एक एक्चुअली क्या है, एक क्वेश्चन है आप कह सकते हो, अगेंस्ट द ट्रेडिशन, जो ब्लाइंड और ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो है वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो दो जक्सटापोजिंग ट्रेडिशनल लाइंस हैं वो है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स एंड अनदर इज समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। ठीक है, जो पोएम का जिस्ट है, जो समरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज बर्चेस, 1916 में आई थी ये। This poem is used the imagery of bent birches trees to symbolize the boy's desire to escape life's brutal hardship। इसमें जो बर्चेस की जो बेंट ब्रांचेस हैं उसकी वो एक सिंबल है कह सकते हैं बॉयज़ की डिज़ायर से रिलेटेड, विच इज़ टू escape फ्रॉम लाइफ ब्रूटल हार्डशिप, जो लाइफ की ब्रूटल हार्डशिप है उससे भागने की, उससे दूर जाने की।
अल्टीमेटली कंक्लूड्स दैट अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। लेकिन फिर भी लास्ट में जो है, एंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दिखाते हैं कि अर्थ ही एक्चुअली जो है लाइफ का मतलब जीने के लिए या फिर बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। क्योंकि इन द बिगनिंग ही वाज सेइंग कि हम मतलब जो है हमें इस मर जाना चाहिए और फिर नेक्स्ट नया जन्म लेके आना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्नॉलेज की हैं। पोएम की लाइन टू लाइन जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तब बताएंगे मैं आपको ये। This poem is actually telling us the ultimately concluded that earth is the right place for love। ये पोएम जो है स्टार्टिंग जो होती है वो एक डिज़ायर, बॉयज़ की डिज़ायर को सिम्बलाइज करती है, लेकिन एंड में जो है पोएट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक्चुअली अर्थ इज़ द राइट प्लेस टू लिव एंड फॉर लव। तो एक्नॉलेजिंग द नेसेसिटी फॉर रिटर्निंग द रियलिटी, जहाँ पे पहले जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि डिज़ायर्स ये हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। द रियलिटी इज़ कि हम जो है जहाँ पर रह रहे हैं, जो भी रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो डोंट वरी, मैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी जब लेकर आऊँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फ्रॉस्ट फिलॉसफी इन हिज ओन वर्ड्स। क्या फिलॉसफी है फ्रॉस्ट की रिगार्डिंग हिज लाइफ, हिज पोइटिक प्रोसेस, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम। तो लाइफ को लेके फ्रॉस्ट लिखते हैं, इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग, आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ, इट गोज़ ऑन। 3 शब्दों में मैं लाइफ को ख़त्म कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ इट गोज़ ऑन। 3 वर्ड्स आर इट गोज़ ऑन। तो ये लाइफ को लेके इनकी फिलॉसफी है। पोएटिक प्रोसेस में क्या कहते हैं, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन द विजडम। कि पोएम शुरू तो डिलाइट से होती है, लेकिन विजडम यानी कि जो नॉलेज है वो हमें देकर जाती है। एक्सप्रेशन क्या है, पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड थॉट एंड थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। कि पोइट्री एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इमोशन को फाउंड करती है, और अगर आपके पास इमोशंस हैं तो वो जो मतलब जो इमोशंस हैं दैट फाउंड थॉट्स, और इमोशंस से हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, थॉट्स डेवलप होते हैं, एंड दोज थॉट्स एक्चुअली फाउंड वर्ड्स, और वही थॉट्स जो है हमारे वो वर्ड्स को फाउंड करते हैं। और ये एक्चुअली पोएट कैन डू ओनली। एक्चुअली ऑल्दो ये किसी भी के साथ भी हो सकता है, हमारे पास इमोशंस हैं, इमोशंस के बाद हमारे पास थॉट्स आते हैं, लेकिन उन थॉट्स से वर्ड्स, उन थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना ओनली अ पोएट कैन डू। और फ्रीडम वो टॉक करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए। फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, तो वी हैव डन हेयर हिज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी पोएम्स तो बहुत डीप है, छोटी छोटी पोएम्स हैं, कवर की जा सकती हैं, लेकिन देखती हूँ मैं उनकी एक फाइनल मतलब एक कंबाइंड वीडियो जिसमें 2-3 पोएम्स कवर की जाए, लेकर आऊँगी। तो जो भी हमने पढ़ा है चलिए इसको देखते हैं हमने क्या सीखा है, थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं थ्रू क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और अपना क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर को आप जो है कमेंट करिए। तो देखिए आपका आंसर ठीक है या नहीं है, जो भी आपने ऊपर सीखा है वो आप एक्चुअली में आपको याद है या नहीं। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाइडली नोन एज द बुक ऑफ पीपल। तो मैंने आपको अभी ऊपर पूछा था क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज बॉयजविल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर। ओके, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इज नॉर्थ ऑफ बोस्टन। दिस कलेक्शन इज गिवन, आई मीन दिस टाइटल इज गिवन टू नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। The question is the repeated line miles to go before I sleep from stopping by woods on snowing evening primarily suggest what underlying theme। कि ये जो lines हैं and miles to go before I sleep जो कि given है किसमें, stopping by woods on snowing evening में, ये एक्चुअली किस थीम को डिपेक्ट करती हैं, क्या थीम जो है सजेस्ट कर रही हैं। ऑप्शन ए द फिजिकल एग्जॉशन ऑफ अ लॉन्ग जर्नी, ऑप्शन बी द सिंपल डिज़ायर टू स्लीप इन द स्नोइंग वुड्स, option C the inevitability of death and life's unfulfilled duties, and option D the beauty of rural New England winters। तो which option is correct option, आप जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए और चेक करिए कि आपका क्या आंसर है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है द ऑप्शन सी द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड लाइफ्स अनफुलफिल्ड ड्यूटीज़। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे राइटर जो है वो डेथ के बारे में बता रहा है और उन ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम वॉज फेमसली
read at the 1961 presidential inauguration of John F. Kennedy. जॉन एफ कैनेडी ने इन्हें इनवाइट किया था किस पोएम को रीड करने के लिए? तो ऑप्शन ए इज द गिफ्ट आउटराइट, ऑप्शन बी मेंडिंग वॉल, ऑप्शन सी द रोड नॉट टेकन एंड द डी ऑप्शन इज बर्चेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट रॉबर्ट फ्रस्ट। हमने इनकी बायोग्राफी अच्छे से कंप्लीट कर ली, हमने इनके वर्क एनालिसिस कर लिए और साथ ही साथ हमने अपना नॉलेज भी टेस्ट कर लिया। तो अभी तक जो है आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रिगार्डिंग रॉबर्ट फ्रस्ट, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ रॉबर्ट फ्रस्ट। इनको सम अप कर लेते हैं। हिज वर्क रिमेन्स अ cornerstone of American literature, masterfully blending accessible language with profound existential depth। इनका जो वर्क है ना वो अमेरिकन लिटरेचर के कॉर्नरस्टोन माने जाते हैं। मास्टरफुली क्या है, उन्होंने क्या किया है, ब्लेंड किया है एक्सेसिबल लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज का यूज़ किया है जो कि पॉजेस करते हैं एग्जिस्टेंशियल डेप्थ, यानी कि बहुत डीप मीनिंग के साथ कॉमन लैंग्वेज के साथ इन्होंने इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, विच वॉज अमेजिंग थिंग ऑफ हिज पोइट्री आप कह सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी थ्रू हिज लाइफ ट्रेजेडीज एंड मास्टरपीसेस। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिड यू गेट ऑल द एग्जाम MCQ करेक्ट? लेट अस नो योर स्कोर इन द कॉमेंट बिलो। प्लीज़ लेट मी नो कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, और आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मैं आपको जो है उससे रिलेटेड आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो कैन यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू माय चैनल। और एक बात मुझे और बताइए कमेंट करके कि रॉबर्ट फ्रस्ट की कौन सी पोएम आपकी बहुत फेवरेट है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग।